आप सभी का सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं के इतिहास के वैसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर आप लोग अंत तक निश्चित रूप से बने रहिएगा। स्त्रियों के लिए धन अर्जन के कितने तरीके मनुस्मृति में वर्णित है? यही तो प्रश्न दिया गया कि स्त्रियों के लिए धन अर्जन करने के लिए ऐसा ही प्रश्न है कि स्त्रियों के लिए धन अर्जन के कितने तरीके मनुस्मृति में वर्णित? सीधा सा प्रश्न पूछा गया है। मनुस्मृति में महिलाएं कितने तरीके से धन अर्जित कर सकती? सीधा सा प्रश्न पूछा गया है। मनुस्मृति में महिलाएं कितने तरीके से धन अर्जित कर सकती? ये प्रश्न है। ध्यान रखिएगा आप लोग। मनुस्मृति में महिलाएं धन अर्जित कर सकती है कितने स्तर से, यानी कितने तरीके से? तो वह है तरीका 6। और यहाँ पर 6 देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न में दिया गया है यहाँ पर मध्यम मध्यम निकाय किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? मध्यम निकाय है ना, मध्यम निकाय ये किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? ध्यान रखिएगा, ये जो मध्यम निकाय है ये संबंधित ग्रंथ जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और यहाँ पर देखिए बौद्ध जो है ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक प्रश्न आप लोगों के लिए, आप लोगों को बताना है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न में पूछा गया कुरु महाजनपद यानी कुरु जनपद की राजधानी कौन सी थी? कुरु जनपद की राजधानी पूछा गया है। अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके पहले थोड़ा ये समझ लीजिए। प्राचीन काल में प्राचीन काल में प्राचीन काल में इसको ध्यान रखिएगा। प्राचीन काल में भारत को 16 महाजनपदों में विभाजित किया गया था। कितना? 16 महाजनपद महाजनपद। और इसकी जो चर्चा है 16 महाजनपदों की चर्चा एक बौद्ध ग्रंथ है, और इस बौद्ध ग्रंथ का जो नाम है वो है अंगुत्तर निकाय। इसको याद रखिएगा, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय है। और एक ग्रंथ जो है, एक है जैन ग्रंथ। और जैन ग्रंथ जो है, जैन ग्रंथ में है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, इस दोनों ग्रंथ को आप लोग याद रखिएगा, भगवती सूत्र। तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्न बनेगा किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपद की चर्चा है? तो हम लोग आंसर क्या करेंगे? भगवती सूत्र। एक प्रश्न बनेगा किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद की चर्चा है? तो हम लोग आंसर करेंगे अंगुत्तर निकाय। इसी में एक और प्रश्न बनेगा इस तरह से, अंगुत्तर निकाय का संबंध किस धर्म से है? तो अंगुत्तर निकाय का संबंध है बौद्ध धर्म से। और इसी में इस तरह से प्रश्न बनेगा भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से है? तो वो आंसर करेंगे जैन धर्म से। जैन ग्रंथ है, जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ में से एक ग्रंथ है भगवती सूत्र। इसी भगवती सूत्र के अंदर में 16 महाजनपद की चर्चा है, और इसके साथ साथ में अंगुत्तर निकाय जो है, जो कि बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसके अंदर में भी 16 महाजनपद की चर्चा है। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा है कुरु महाजनपद, ये कुरु महाजनपद की उस समय जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी हस्तिनापुर। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? हस्तिनापुर। या ये ऑब्लिक देखे, इसके स्थान पे आप लोग और याद रख सकते हैं इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, इसको भी याद रखिएगा, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कहिए, हस्तिनापुर कहिए। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? हस्तिनापुर। इसके अलावा इसमें और भी प्रश्न बनेगा, उसको भी देख लीजिए। देखिए इसमें बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथ के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्राचीन भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। इन सभी महाजनपद एवं उसकी राजधानी, तो यहाँ पर महाजनपद भी है और उसकी राजधानी भी है। सबसे पहला अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की जो राजधानी हुआ करती थी वो चंपा हुआ करती थी। और ये जो अंग महाजनपद का क्षेत्र है, भागलपुर, भागलपुर के साथ बांका, भागलपुर, बांका और मुंगेर, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र था वही क्षेत्र था अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी कहाँ पर थी? चंपा थी। दूसरा है मगध। ये जो मगध है पटना का क्षेत्र, पटना गया वैशाल, पटना गया
राजगीर ये सारा जो क्षेत्र था वो था मगध। और इस मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। इसको भी याद रखिएगा। और मगध जो है 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, इसको भी याद रखिएगा। सबसे शक्तिशाली महाजनपद, सबसे शक्तिशाली महाजनपद, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला भी है। मगध महाजनपद जो कि 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद थी, इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी कहाँ थी? राजगिरी थी। काशी, इसकी राजधानी कहाँ थी? काशी की राजधानी थी वैशाली। उसी तरह कौशल, कौशल की राजधानी जो थी वो श्रावस्ती में थी। वजी, वजी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। इसको याद रखिए कि वजी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। मल, और मल की राजधानी कुशीनगर थी। चेदी, इसकी राजधानी कहाँ थी? सुक्तिमती थी। वत्स, वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी में था। कुरु, कुरु की राजधानी कहाँ था? इंद्रप्रस्थ। यही तो अभी पूछा गया था, कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। या यहाँ पर आप लोग हस्तिनापुर भी ध्यान रखिएगा। पंचाल, इसकी राजधानी कहाँ थी? पंचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र। और मत्स्य, जिसकी राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। और शूरसेन, शूरसेन की जो राजधानी हुआ करती थी उत्तर प्रदेश का मथुरा। यहाँ पर शूरसेन, मथुरा के अंदर में शूरसेन की राजधानी हुआ करती थी। अस्मक, अस्मक की राजधानी कहाँ थी? पोतन थी। और ये जो पोतन है ये गोदावरी नदी के तट पर है, इसको भी याद रखिएगा। किस नदी के तट पर है? गोदावरी नदी के तट पर है। और एक और प्रश्न यहाँ पर याद रखिएगा, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है? तो वह अस्मक, जिसकी राजधानी कहाँ हुआ करती है? पोतन। अवंती, जिसकी राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी, उज्जैनी यानी उज्जैन। गंधार, इसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। कंबोज, कंबोज की राजधानी कहाँ थी? राजपूत। इस तरह से ये 16 महाजनपद हुआ करता था प्राचीन काल में। और इस 16 महाजनपद की राजधानी को भी हम लोग देख लिए। आपके एग्जाम में यहाँ से एक दो सवाल निश्चित रूप से मिल जाएगा, कम से कम एक आध सवाल, दो सवाल तो निश्चित रूप से पूछ ही लिया जाता है हर एग्जाम के अंदर कि कौन सा महाजनपद की राजधानी कहाँ है। कोई भी एक महाजनपद, जैसे अंग पूछ लिया, जैसे अभी पूछा था कुरु, उसी तरह से कोई भी एक महाजनपद पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो एक प्रश्न पूछा जा सकता है इसमें कि 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सी? तो हम लोग सीधा आंसर क्या करेंगे? 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो मगध महाजनपद था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। और एक प्रश्न यहाँ पर बनेगा, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है? दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद जो है वो महाजनपद है अस्मक, जिसकी राजधानी कहाँ थी? पोतन। और ये किस नदी के तट पर बसा है? गोदावरी नदी के तट पर बसा है। अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्न पर। प्रश्न में कुरूर जनपद की राजधानी पूछा गया था, जो कि हस्तिनापुर हम लोग आंसर किए थे, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंद्रप्रस्थ बोलेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न में बेहतरीन प्रश्न और ये बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया। इसके अंदर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन बौद्ध दर्शन से संबंधित है? बौद्ध दर्शन से संबंधित यानी कौन सा ग्रंथ है, जो कौन सा पुस्तक है जो बौद्ध दर्शन से संबंधित है? यहाँ पर जो बौद्ध दर्शन से संबंधित है वो अधिधम्म पिटक। और अधिधम्म पिटक देखिए ऑप्शन सी में, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो जातक है, ये जातक के अंदर क्या है? ये भी बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है जातक। इस जातक के अंदर क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। इसको भी याद रखिएगा आप लोग। बुद्ध, गौतम बुद्ध जो है, इस गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी, पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। इस तरह से इसको आप लोग याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस पुस्तक के अंदर वर्णित है? यह है जातक के अंदर। यहाँ से एक प्रश्न इस तरह से पूछेगा, जातक किस धर्म से संबंधित है? तो जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जातक के अंदर क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। और इसके अलावा आप लोगों को जो याद रखना है, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। क्या है? त्रिपिटक, त्रिपिटक। और इस त्रिपिटक के अंदर में 3 प्रकार के पिटक हैं। पहला जो सुत्त पिटक है, और इस सुत्त पिटक के अंदर क्या है? बुद्ध की शिक्षा और उपदेश, ये याद रखिएगा। बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध की शिक्षा और उपदेश का वर्णन, बुद्ध की शिक्षा और उपदेश का जो वर्णन है
वो किस पुस्तक के अंदर, किस पिटक के अंदर में? वो सुत्त पिटक के अंदर है। और विनय पिटक के अंदर क्या है? विनय पिटक के अंदर है नियम और विनिमय शामिल, यानी कि इसके अंदर बौद्ध धर्म में जो भी शामिल होगा, शामिल होने का जो नियम है, किस प्रकार से उसकी विधि व्यवस्था होगी, वो सारा चीज किसके अंदर है? वो है विनय पिटक के अंदर। अधिधम्म पिटक के अंदर क्या है? अधिधम्म पिटक के अंदर है बौद्ध दर्शन। ये अभी हम लोग पढ़े बौद्ध दर्शन। इस तरह से ये तीनों चीज आप लोग याद रखिएगा। त्रिपिटक के अंदर में कितने प्रकार के पिटक हैं? त्रिपिटक के अंदर में 3 पिटक शामिल है। एक सुत्त पिटक, जिसमें कि बुद्ध की शिक्षा और उपदेश का वर्णन है। दूसरा है विनय पिटक, और इसमें विनय पिटक के अंदर में बौद्ध धर्म में शामिल होने का जो नियम है, वो पूरा विश्लेषण है, वो सारा चीज विनय पिटक के अंदर। और अधिधम्म पिटक में क्या है? बौद्ध दर्शन से संबंधित जानकारी है। और जातक के अंदर क्या है? जातक में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया। इसमें प्रश्न में क्या पूछा था? निम्नलिखित में से कौन बौद्ध दर्शन से संबंधित, बौद्ध दर्शन से जो संबंधित है वो अधिधम्म पिटक है। जो ऑप्शन सी में, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में पूछा गया, बौद्ध धर्म से ही संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न आया है इस तरह से कि बुद्ध किस धर्म नरेश के समकालीन था? गौतम बुद्ध जो है वो मगध का कौन सा ऐसा नरेश था जिसके समकालीन था? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध जो समकालीन थे वो बिंबिसार के भी समकालीन थे, और बिंबिसार साथ के साथ साथ में अजात शत्रु के समकालीन थे। दोनों के ही समकालीन थे। बिंबिसार बिंबिसार जो है बुद्ध के मित्र और संरक्षक थे। ध्यान रखिएगा, इसके संरक्षक थे। बिंबिसार जो थे वो बुद्ध के क्या थे? संरक्षक थे। और इसके अलावे जो ध्यान रखिएगा, ये जो बिंबिसार बिंबिसार संरक्षक थे, बिंबिसार क्या थे? संरक्षक थे। और अजात शत्रु जो थे, अजात शत्रु शुरुआत में तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं थे, बौद्ध धर्म ये नहीं मानते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये बौद्ध धर्म को मानने लगे। और मानने ही नहीं लगे, बल्कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, यानी गौतम बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति हुई, उसके बाद इन्होंने बौद्ध संगति का आयोजन कराया था। प्रथम बौद्ध संगति, इन्हीं के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। ध्यान रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किनके शासनकाल में हुआ था? तो यही अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। यहाँ पे ये भी प्रश्न बनेगा, प्रथम बौद्ध संगति किनके शासनकाल में आयोजित हुआ था? तो अजात शत्रु के शासनकाल में। इस तरह से बुद्ध किस मगध नरेश के समकालीन थे? तो ये समकालीन थे अजात शत्रु के भी और बिंबिसार के भी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, किसके कहने पर महात्मा बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी थी? यानी किनके कहने पर गौतम बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी थी? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इसी गौतम बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम है आनंद। इसी आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को प्रवेश दिया था। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आनंद, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी बौद्ध परंपरा के अनुसार महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य, इसी का प्रिय शिष्य था आनंद, और इसी प्रिय शिष्य के आग्रह पर महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी है। ये याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दिया किसके कहने पर? तो आनंद के कहने पर। ये आनंद जो थे महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। तो यहाँ पर आनंद ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया, स्तूप का संस्कृत में क्या अर्थ होता है? स्तूप का संस्कृत में जो अर्थ होता है वो होता है टीला, और यहाँ पर टीला ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न में पूछा गया है, बौद्ध मत के पुरातन परंपरा के अनुयायी क्या कहलाते हैं? बौद्ध मत के पुरातन परंपरा के जो अनुयायी कहलाते हैं वो थेरवादी कहलाते हैं। और यहाँ पर थेरवादी देखिए ऑप्शन सी के अंदर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बौद्ध के पुरातन परंपरा के अनुसार जो अनुयायी कहलाते हैं वो क्या? थेरवादी, जो ऑप्शन सी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कैलाश मंदिर कहाँ अवस्थित है? सीधा सा प्रश्न पूछा गया है, कैलाश मंदिर कहाँ अवस्थित है? कैलाश मंदिर जो अवस्थित है ये एलोरा में,
और एलोरा देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसी एलोरा में कैलाश मंदिर है। एलोरा के अंदर क्या है? कैलाश नाथ मंदिर। और ये कैलाश नाथ मंदिर जो है, इस कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। एलोरा में कैलाश नाथ मंदिर का जो निर्माण करवाया था, वो निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। राष्ट्रकूट वंश का शासक, राष्ट्रकूट वंश के शासक जिसका नाम था कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट वंश के शासक, इसको याद रखिएगा, राष्ट्रकूट वंश के शासक जिसका नाम क्या था? इसका नाम था कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम। इसी कृष्ण प्रथम ने एलोरा में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो यहाँ पर दो तीन प्रश्न बनेगा। एलोरा ये है कहाँ पर? तो महाराष्ट्र के अंदर, इस याद रखिएगा कहाँ पर एलोरा, कहाँ पर? ये महाराष्ट्र के अंदर है। और इसी एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट वंश के शासक थे जिसका नाम है कृष्ण प्रथम, इसने कराया था। इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। कैलाशनाथ मंदिर जो एलोरा में है, इसका निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? तो वंश की बात करेगा तो यहाँ पे हम लोग आंसर क्या करेंगे? राष्ट्रकूट वंश। और यहीं पर अगर प्रश्न पूछा जाएगा एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के किस शासकों ने कराया, तो हम लोग क्या आंसर करेंगे? कृष्ण प्रथम। एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, इसी में प्रश्न पूछा जाएगा यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में इस कैलाश मंदिर को कब शामिल किया गया? यूनेस्को 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 की विश्व धरोहर सूची में, ये प्रश्न आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में जो शामिल किया वो 1983 में, इसको भी ध्यान रखिएगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में एलोरा के कैलाश मंदिर को कब शामिल किया गया? तो 1983 में। इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे तीन चार सवाल बनेगा। पहला सवाल बना कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? कैलाश मंदिर एलोरा में, जो कि महाराष्ट्र के अंदर ही है। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था कृष्ण प्रथम ने, जो कि राष्ट्रकूट वंश का शासक था। दूसरा, इसी में एक प्रश्न बनेगा कैलाशनाथ मंदिर जो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? तो आंसर क्या करेंगे? 1983 में। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न में कि लोथल किस राज्य में है? लोथल, लोथल बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से ये बनता है। लोथल राज्य की बात किया जा रहा है। लोथल तो गुजरात में है। गुजरात यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। ये जो लोथल है, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह हुआ करता था। बंदरगाह, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर हुआ करता था? इसी लोथल में। ये जो लोथल है, लोथल गुजरात में, अगर नदी की बात करेगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और प्रश्न बनेगा लोथल का खोज किसने किया है? लोथल की खोज की बात करेगा तो लोथल की खोज 1954 में किया गया है। और इसका जो खोज किया था वो एस आर राव के द्वारा, एस आर राव, एस आर राव के द्वारा इसका खोज किया गया था। कब? 1954 में। एक और प्रश्न बनेगा, ये जो लोथल है, इस लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। इसको सिंधु घाटी सभ्यता की वित्तीय या वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है। वित्तीय राजधानी कहिए या वाणिज्यिक राजधानी कहिए, किसको कहा जाता था? तो लोथल को। लोथल से संबंधित एक और प्रश्न बनेगा, लोथल जो है यहीं पर प्रमुख रूप से मनके के कारखाने मिले हैं। मनके बनाने का जो साक्ष्य मिला था, मनके बनाने का साक्ष्य, मनके बनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये लोथल से प्राप्त हुआ था। तो लोथल से कितना प्रश्न हो गया? देखिए लोथल सबसे पहला किस राज्य के अंदर है? लोथल गुजरात के अंदर है। और लोथल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। लोथल, लोथल का खोज कब हुआ? 1954 में हुआ लोथल। और इसका खोज किसने किया? एस आर राव ने इसका खोज किया। लोथल किस नदी के किनारे? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता की वित्तीय राजधानी या वाणिज्यिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? मनके बनाने के कारखाना, मनके बनाने का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो,
मोहनजोदड़ो जो है, इसी मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ की बात करें, इसका जो मूल अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। और इस तरह से ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधी भाषा का शब्द है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो के बारे में और अभी बात कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किया गया। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा। राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किया गया। ये जो मोहनजोदड़ो है किस नदी के किनारे है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो वर्तमान समय की बात करें, ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर स्थित है। एक और प्रश्न इसमें बढ़िया प्रश्न बनेगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र ये, सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? यह है मोहनजोदड़ो। एक प्रश्न और जरूर ध्यान रखिएगा यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल, भारत में सबसे बड़ा स्थल, अगर इस ये प्रश्न आ जाए सिंधु घाटी सभ्यता में भारत में सबसे बड़ा स्थल, तो हम लोग आंसर करेंगे राखीगढ़ी। क्या आंसर करेंगे? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ये कहाँ पर है? हरियाणा राज्य के अंदर है। यहाँ पर दो प्रश्न बनेगा। अगर प्रश्न में दिया रहे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो हम लोग क्या आंसर करेंगे? मोहनजोदड़ो। वहीं पर अगर प्रश्न दे दे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो हम लोग आंसर क्या करेंगे? राखीगढ़ी। ये जो मोहनजोदड़ो है ये वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और प्रश्न वाला पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आंसर क्या करेंगे? राखीगढ़ी। और ये राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा राज्य के अंदर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न में पूछा गया कलहन ने किस ग्रंथ की रचना की? कलहन के द्वारा, कलहन के बारे में पूछा गया, कलहन ने कौन सी ग्रंथ की रचना की है? कलहन के द्वारा जो रचना की गई है ग्रंथ, तो वो ग्रंथ है राजतरंगिणी। यहाँ पर राजतरंगिणी देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। कलहन के द्वारा कौन सी ग्रंथ की रचना की गई? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के अंदर लिखा क्या गया है? ध्यान रखिएगा, राजतरंगिणी के अंदर कश्मीर का इतिहास का वर्णन किया गया है। कश्मीर का इतिहास, कश्मीर का इतिहास का वर्णन किया गया है किस पुस्तक के अंदर? राजतरंगिणी के अंदर। और राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक और है ऑप्शन में अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक की बात करें ना, तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है, अर्थशास्त्र को जो लिखा है वो लिखा है चाणक्य। चाणक्य कहिए या कौटिल्य कहिए, कौटिल्य या इसी को कहिए विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही व्यक्ति है, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही व्यक्ति। इसी के द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है अर्थशास्त्र। महाभारत तो आप लोग जानते ही महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया है, और रामायण तो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया। तो इस सारे चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया हाथी गुम्फा में किसका अभिलेख मिला है? सीधा सा प्रश्न पूछा गया, हाथी गुफा में किसका अभिलेख मिला है? ध्यान रखिएगा, हाथी गुफा में जो अभिलेख मिला है, ये अभिलेख मिला है खारवेल का। और यहाँ पर खारवेल देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व कहाँ पर हुआ था? कपिल वस्तु, कपिल वस्तु। और ये कपिल वस्तु कहाँ पर? लुम्बिनी, लुम्बिनी, ध्यान रखिएगा, लुम्बिनी रहे कपिल वस्तु रहे, लुम्बिनी कपिल वस्तु। और ये है कहाँ पर? नेपाल में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी के कपिल वस्तु के नेपाल में। ठीक है, यहाँ पर इनका गौतम बुद्ध का जन्म यानी बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कहाँ? कपिल वस्तु, लुम्बिनी या नेपाल, ये तीनों में से जो भी रहे तो वहीं पर आंसर करेंगे। देखिए सबसे पहले नेपाल, नेपाल एक देश है, उसी देश के अंदर में एक जगह है, एक जिसको आप कह सकते हैं राज्य इस तरह से,
तो ये है कपिलवस्तु और उसी में एक क्षेत्र है जिसका नाम है लुम्बिनी। तो कपिलवस्तु लुम्बिनी जो नेपाल के अंदर स्थित है, यहीं पर महात्मा बुद्ध यानी बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी ऑप्शन डी के अंदर है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा में हुआ था, 563 ईसा पूर्व। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। और अगर बात किया जाए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। और इनके पिता जो थे, पिता का नाम था शुद्धोधन। पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। और ये जो शुद्धोधन जी थे वो शाक्यगण के मुखिया थे, इसको भी ध्यान रखिएगा, शाक्यगण के मुखिया थे। और इनकी जो माता थी महामाया, महामाया, इसको भी याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ी डिटेल हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। वैसे अभी इतना ही ध्यान रखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर है? तो कपिलवस्तु नेपाल के अंदर है। कब जन्म हुआ था? 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। बुद्ध का बचपन का क्या नाम है? तो गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम है तो वो नाम है सिद्धार्थ। इनके पिता का क्या नाम है? इनके पिता का नाम है शुद्धोधन, जो कि शाक्यगण के एक मुखिया थे। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? जो अभी हम लोग बात कर रहे थे वही आ गया। बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो नाम था सिद्धार्थ। और यहाँ पर सिद्धार्थ देखिए ऑप्शन डी के अंदर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आज का प्रश्न हम लोग 50 तक ही रहने दीजिए। आगे का प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद।